बुंदेला आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृत व्याकरण के दूसरे कालांश में। तो आज हम पहले कालांश तक हमने जहाँ पढ़ा था उससे आगे ही पढ़ेंगे। जड़ संधि हमारी हो गई थी, उसके बाद आती है आपकी अयादी संधि। स्वसंधियों के 5वें नंबर पे जो संधि है वो होती है अयादी संधि। तो अयादी संधि में हम कह सकते हैं कि यदि ए ऐ ओ औ यानी ए ऐ ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर आए, ऐ के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे आओ और औ के स्थान पे आ हो जाता है। इससे हम अयादी संधि की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण तो के लिए हम देख सकते हैं जैसे ने धन अधम। आपकी संस्कृत में संधियों की जितनी भी परिभाषा है या समास की भी जो भी परिभाषाएं होती हैं वो सारी विग्रह या विच्छेदन के रूप में ही होती हैं। उसी के आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं। तो जैसे यह ने धन अनम शब्द बनेगा आपका नयनम। अब अगर आप चाहें तो इसमें समझ सकते हैं कि आय कहाँ पर है। तो ना व्यंजन है और ना व्यंजन में आ स्वर है तो या हो गया और ये या है तो आय है इसमें, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें अयादी संधि है। जब हम इसका विग्रह करेंगे, अगर आपको विच्छेदन करना नहीं आ रहा है तो भी हम समझ सकते हैं कि आय का ऐसे बनता है ए से। ये हमने बताया है आपको कि आय बनेगा ए से। तो जब हम इसका विच्छेदन करेंगे तो ना में ए की मात्रा लगा देंगे जैसा हमने यहाँ किया है और लास्ट में जो शब्द बचेगा आपका नम, आ स्वतः ही इसमें आ जाता है। आप जितने भी अयादी संधि के विच्छेदन करेंगे उसमें आप आ ही जाता है तो अनम बन जाएगा। ऐसे नयनम। दूसरा आपको बताया था आय के लिए, तो जैसे नायक, नायक में हम देख सकते हैं कि आय है, बड़ा ना है तो आ और ए या है तो आय है इसमें नायक। जब इसका विच्छेदन करेंगे तो ना में आय कैसे बनता है आई से, यानी ना में हम दो मात्राएं लगा देंगे। आई तो यहाँ लिखेंगे नहीं तो उसकी दो मात्राएं हो जाएंगी और बाद में जो शब्द बनेगा उसमें आ स्वतः ही आ जाएगा और जो का बचा है वो हम लिख देंगे अका, यानी नए धन अका बराबर नायक। ये हो गया। इसके बाद आगे, इसके बाद दो और शब्द दिए गए थे परिभाषा में, उनके बारे में हम समझ लें। जैसे ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ओ का आ बन जाता है। उदाहरण पे हम देख सकते हैं कि पवन, पवन में आ है, पा में आ मिला हुआ है स्वर और उसके बाद वा है तो यहाँ आ है। जब इसका हम विच्छेदन करेंगे तो आ को जब हटाने पर ओ आ जाता है। मान लीजिए हमने इसमें से आ हटा दिया तो पो बन गया। अब लास्ट में आपका सिर्फ ना बचता है और आ स्वर इसमें स्वतः ही आ जाता है तो हो जाएगा पो धन अना पवन। इसके बाद दूसरा है पावक। पावक में भी हम देख सकते हैं कि बड़ा आ और वा है, आओ है इसमें तो आओ औ से बनता है। इसलिए जब हम इसका विच्छेदन करेंगे तो पा में अपनी मात्रा लगा देंगे धन और आका रख देंगे तो बन जाएगा आपका पावक। इसके बाद आपकी आती है पूर्व रूप संधि आया। इसके बाद आती है हमारी पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि में एक पहचान होती है कि ए अथवा ओ के बाद यदि हस्त आ यानी छोटा वाला आ स्वर आता है, ये वाला, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ए और ओ के बाद में यदि छोटा आ आता है तो आ के स्थान पर अपग्रह बन जाएगा। और अपग्रह हम किसे कहते हैं, ऐसे चिन्ह को हम अपग्रह कहते हैं, हमने यहाँ लिखा है। इससे हम पहचान सकते हैं कि पूर्व रूप संधि है। लेकिन पूर्व रूप संधि कब होगी उस शब्द में, जब ए अथवा ओ के बाद आ रहेगा तब। जैसे उदाहरण के लिए ए के शब्द है बाल के अपी, तो यहाँ ये अपग्रह का चिन्ह लगा है तो हम कह सकते हैं कि इसमें पूर्व रूप संधि है। जब इसका विग्रह करेंगे तो बाल के धन सिर्फ इस अपग्रह को हम आ में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी आपको किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना किसी वर्ण में करना है। तो बाल के धन अपी, बाल के अपी। दूसरा है विष्णु धन एव आओ, विष्णु अब, सिर्फ हमने इस अपग्रह को आ में कन्वर्ट किया है, बाकी आपका जैसा शब्द लिखा था वही शब्द है। ठीक है।
इसके बाद आपकी आती है व्यंजन संधि। स्वर संधि की 6 भेद थे वो कंप्लीट हो गए हैं। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के स्थान पर व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब आप व्यंजन संधि या किसी शब्द का विच्छेदन करेंगे तो उसमें जो पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए, वो भी हलंत के साथ में, यानी वो आधा अक्षर रहेगा, जैसे ऐसा उसमें लगा होगा, क्योंकि अगर ये नहीं लगेगा तो उसमें स्वर रहेगा, फिर वो व्यंजन संधि में नहीं आएगी। तो हम परिभाषा एक बार फिर देख लें। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि के निम्न भेद है, अर्थात किस प्रकार से व्यंजन संधि को हम समझ सकते हैं। इसके भेद हैं जैसे ष्टुत संधि है, ष्टुत संधि है, जसत्व है, चर्त है, अनुस्वार है और लत्व है। तो इन सब के इसके ये 6 भेद हैं, या इन 6 भेदों से हम व्यंजन संधि को समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ष्टुत संधि का उदाहरण। इसके बाद है आपकी ष्टुत संधि में हम आपको उदाहरण समझा रहे हैं। तो इसमें है सा अथवा ता वर्ग से पहले, यानी सा लिखा हो अथवा ता वर्ग हो। तो ता वर्ग में आपको पता है कि 5 अक्षर आते हैं, ता था दा धा ना। तो सा अथवा ता वर्ग से पहले या बाद में सा अथवा ता वर्ग हो तो सा के स्थान पर सा हो जाएगा, यानी इस सा के स्थान पर बनेगा ये वाला सा और ता के स्थान पर आ जाएगा चा, तो उसे हम ष्टुत संधि कहते हैं। लेकिन रहेगी वो व्यंजन संधि की। बस व्यंजन संधि में जो व्यंजन है उनके बारे में समझा रहे हैं कि किस व्यंजन से कौन सा व्यंजन बनेगा। तो उदाहरण के लिए जैसे कश्चित है, जब इसका हम विच्छेदन करेंगे तो कस धन चित आएगा, और इसमें ये सा है जिसको हम इस सा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कश्चित। दूसरा ऐसे उदाहरण है उच्चारण। तो उच्चारण का जब विच्छेदन होगा तो आएगा उत धन चारण, यानी उच्चारण, ठीक है। और है इसके बाद है आपकी ष्टुत संधि। तो ष्टुत संधि में होता है कि सा अथवा ता वर्ग से। अब ता वर्ग का मतलब होता है अकेला तानी। ता वर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं है ष्टुत संधि। तो सा अथवा ता वर्ग यानी ता था दा था ना, इन 5 में से जो भी वर्ण आ जाएगा उससे पहले या बाद में सा अथवा ता वर्ग हो तो सा के स्थान पर ये वाला सा आ जाएगा और ता के स्थान पर ता आ जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे तट टीका है, तो इसका विच्छेदन आएगा तत धन टीका। तो ये वाला जो ता है वो ता में बदल जाएगा, तो तट टीका आ जाएगा। दूसरा उदाहरण है रामस टीकते। जब इसका विच्छेदन करेंगे तो आएगा रामस धन टीकते, और ये सा के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये वाला सा आ जाएगा, उसका आधा, रामस टीकते। उसके बाद है आपकी जसत्व संधि। तो जसत्व संधि में वर्ग का प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ण हो तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण उसके स्थान पर हो जाएगा। जैसे अगर का है, का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, का खा गा घा और अम्मा। तो अगर का है या खा है या गा है तो उसी वर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा, अर्थात का वर्ग का तीसरा वर्ण गा होता है, तो उसके स्थान पर वो गा वर्ण आ जाएगा। उदाहरण में लेकिन पद की जो अंत वाला हमारा पद है, यानी पहला पद और दूसरा पद, विच्छेदन वाला जो दूसरा पद है उसके स्टार्ट में आ स्वर होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखेंगे जैसे सुबंता है, तो सुबंता का जब अपन विच्छेदन करेंगे तो सुप धन अंत आएगा, क्योंकि जो पा वर्ण है आपका, जो पा ये वर्ण है, ये पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। कौन सा है? तीसरा। तो विग्रह में सुप, विच्छेदन में सुप धन अंत है, तो इस
और जो ई स्वर आया है तो उस ई की हम इसमें मात्रा लगा देंगे। एक व्यंजन अधूरा है, इस अधूरे व्यंजन में जब हम स्वर जोड़ देंगे तो मात्रा लग जाएगी, तो बन जाएगा जगदीश। इसी में आती है हमारी चतुर संधि, यानी व्यंजन संधि का ही एक भेद है चतुर संधि। तो चतुर संधि में क्या होता है कि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण और उसी वर्ग में उसी अगर हो, यानी वर्ग का चाहे वो प्रथम वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो, तृतीय वर्ण हो या चतुर्वर्ण हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यदि जो हमारा विच्छेदन में दूसरा शब्द है, तो यदि उस दूसरे शब्द के शुरुआत में या स्टार्टिंग में प्रथम या द्वितीय वर्ण हो या फिर सा वर्ण हो, तो कब बनेंगे ये? यदि जो हमारा अंत वाला शब्द है उसमें जो स्टार्टिंग में वर्ण रहेगा वो वर्ण या तो वर्ग का प्रथम हो या फिर वो वर्ग का द्वितीय वर्ण हो या फिर इन सा में से कोई सा हो। तो उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे सद धन कारा, विच्छेदन है सद धन कारा, तो जो दा है हमारा वो तृतीय वर्ण है ता वर्ग का, तो दा के स्थान पर फिर ता वर्ग का है तो ता ही आ जाएगा, वर्ग का पहला ही वर्ण आ जाएगा। दूसरा है उदाहरण के दिक्पाल, तो जैसे ये का है, ये का वर्ग का पहला वर्ण है, तो पहले वर्ण के स्थान पर फिर क्या बन जाएगा? तीसरा वर्ण बन जाएगा, दिक्पाल। ठीक है। इसके बाद है अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि भी व्यंजन संधि में आती है और अनुस्वार की परिभाषा है कि यदि किसी शब्द के अंत में माँ वर्ण के पश्चात, यानी किसी शब्द के अंत में माँ वर्ण हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए, तो इस माँ के जगह पर या इस माँ व्यंजन के स्थान पर एक अनुस्वार बन जाता है। ये जो बिंदी है इसे हम अनुस्वार कहते हैं, तो इस माँ के स्थान पर अनुस्वार आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सत्यम वद है, तो सत्यम वद का जब हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा सत्यम वदम, यानी जो ये माँ लिखा है, माँ व्यंजन लिखा है, उसको सिर्फ हम इसमें अनुस्वार में कन्वर्ट कर देंगे। इस बिंदी को हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है।